एक बहुत बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। देश नहीं झुकने देंगे में राहुल गांधी ने कहा उनकी जान को खतरा है। यह बड़ी खबर है। राहुल गांधी ने कोर्ट में अर्जी दी है। वो कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है। यह पूरा मामला जो अभी मुझे जानकारी मिल रही है वो सावरकर मानहानि केस को लेकर है। सावरकर मानहानि केस में राहुल गांधी ने कहा है कि मेरी जान को खतरा है। उन्होंने अपनी अर्जी में रवनीत सिंह बिट्टू और तरविंदर सिंह मारवा, दो बीजेपी नेताओं का जिक्र किया कि दोनों ने मुझे, मतलब मारवा ने मुझे धमकी दी थी अंजाम भुगतने की, मारने की, और बिट्टू ने राहुल को आतंकवादी कहा था। तो अब राहुल गांधी ने कोर्ट में अर्जी दी है कि उनको प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन दी जाए, प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन, उनको सुरक्षा दी जाए। यह राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी है। यही नहीं, खबर सुनिए, बहुत बड़ी है। राहुल गांधी ने यह कहा है कि मेरे खिलाफ जो एक केस किया जा रहा है, जो याचिका करता है वो गोडसे के वंशज हैं। यह बड़ी खबर है। दरअसल ये एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है सावरकर मानहानि केस को लेकर। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ मानहानि की शिकायत करने वाले नाथुराम गोडसे के वंशज हैं, मेरी जान को खतरा है, राहुल गांधी ने कहा है। और ये वोट चोरी के बाद ये खतरा, वोट चोरी के जो आरोप मैंने लगाए उसके बाद ये खतरा और बढ़ गया है। दरअसल ये जो अर्जी दाखिल की है राहुल गांधी ने, इसमें, इस अर्जी में उन्होंने जो शब्द है प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन मुझे दी जाए। सावरकर मानहानि केस में सावरकर को लेकर कुछ कहा, उसको लेकर डेफेमेशन सूट, राहुल मानहानि का केस राहुल गांधी पर दायर किया गया था। पुणे की एमपी एमएलए कोर्ट में पहुंचे राहुल गांधी। वहां पर सुनवाई के दौरान कह दिया कि मेरे खिलाफ जो शिकायत करने वाले हैं वो खुद नाथुराम गोडसे के वंशज हैं, मेरी जान को खतरा है। उन्होंने दो बयानों का जिक्र किया है। एक उन्होंने बोला रवनीत सिंह बिट्टू ने मुझे आतंकवादी कहा था। दूसरा उन्होंने बोला बीजेपी नेता तरविंदर सिंह मारवा ने धमकी दी थी कि अगर राहुल सही व्यवहार नहीं करेंगे तो उसका अंजाम उनकी दादी जैसा हो सकता है। दोनों बयान है हमारे पास, हम सुनाते हैं आपको रवनीत सिंह बिट्टू और तरविंदर सिंह मारवा, सुनिए। जो देश के दुश्मन को बारूद, गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं, जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए, राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। राहुल गांधी बाज आजा, नहीं से आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होएगा राहुल गांधी, तो तेरे दादी का हाल है। ये वो दो बयान थे। रवनीत सिंह बिट्टू ने जो आतंकवादी बता दिया था। बीजेपी नेता तरविंदर सिंह मारवा ने राहुल गांधी को खुली धमकी देते हुए कहा था कि राहुल गांधी सही व्यवहार नहीं करेंगे तो उनका अंजाम उनकी दादी जैसा हो सकता है। अब राहुल गांधी ने पुणे में एमपी एमएलए कोर्ट में अर्जी दे दी है, कहा कि मेरी जान को खतरा है क्योंकि मेरे खिलाफ शिकायत करने वाले खुद नाथुराम गोडसे के वंशज हैं, मेरी जान को खतरा है। और अर्जी में उन्होंने दो लोगों का नाम लिया। बीजेपी ने क्या कहा है? अच्छा, बीजेपी का भी रिएक्शन आ गया है। राहुल गांधी की जान को किससे खतरा? राहुल गांधी का जानी दुश्मन कौन है जो राहुल गांधी की जान लेना चाहता है? क्योंकि राहुल गांधी कह रहे कि मेरी जान को खतरा है। बीजेपी क्या कह रही है, सुनिए। की आइडियोलॉजी तो पूरे देश में लोग फॉलो करते हैं, तो भारत में ही जान का खतरा हो गया क्या? पुणे में क्यों? यहां बिहार में सावरकर को मारने वाले हैं करोड़ों की संख्या में। अगर बिहार की आबादी 13 करोड़ की है तो कम से कम 8-9 करोड़ सावरकर को मारने वाले लोग हैं। तो बिहार 17 को कैसे आएंगे? बड़ा दिक्कत हो जाएगा। दिल्ली में कैसे रहेंगे? वहां तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके अलावा सावरकर को मारने वाले इतने लोग हैं। ये सब कहां, ये सब किसको ज्ञान दे रहे हैं राहुल गांधी जी? सीधे बोले ना कि वहां इकोसिस्टम नहीं है, इसलिए जाने में डर लग रहा है। दरअसल भारत मां के वीर सपूत सावरकर को लेकर कुछ शब्द कहे थे राहुल गांधी ने। लोगों की भावनाएं आहत हुई। मामला जो है अदालत तक पहुंचा। पुणे में दाखिल याचिका में आरोप लगाया कि राहुल गांधी के बयान से हिंदू समुदाय का अपमान हुआ। राहुल गांधी को भी अब अपनी सुरक्षा का डर लग रहा है। वो कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है। अजय लोग कह रहे हैं कि सावरकर को पूजने वाले तो पूरे देश में है, सिर्फ पुणे में नहीं है, बिहार में भी हैं, लेकिन जान को खतरा राहुल गांधी ने कहा है। दो बयानों का आधार दिया। नंबर 1 रवनीत सिंह बिट्टू और नंबर 2 बीजेपी नेता तरविंदर सिंह मारवा। इन दोनों ने क्या बयान दिए थे, एक बार दोबारा से सुनिए आप।
जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लाना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। राहुल गांधी बाज आजा, नहीं से आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होएगा राहुल गांधी जो तेरे दादी का हाल होया। देखिए, तो हम भी मानते हैं राजनीतिक लड़ाई से इस तरह की धमकियों की सियासत में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एक और बड़ी खबर है, इनफैक्ट यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, आपत्तिजनक पोस्टर लगा दिए हैं। ये पोस्टर्स आप देखिए, चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर वोट चोर चुनाव आयोग के पोस्टर लगा दिए। साहब सोच कर देखिए, सुप्रीम कोर्ट समर्थन कर रहा है चुनाव आयोग के रुख का, बिहार में एसआईआर का समर्थन कर रहा है। चुनाव आयोग के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो पोस्टर लगाए हैं उनमें वोट चोर आयोग, दिखाइए एक बार पोस्टर दिखाइए, मुझे हटाइए स्क्रीन से, आप पोस्टर देखिएगा, इसमें क्या लिखा है, वोट चोर चुनाव आयोग। ये चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर कांग्रेस का वोट चोर आयोग का दफ्तर सामने है। इसका तो संज्ञान लेना चाहिए साहब, चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, इस बात का माननीय अदालतों को संज्ञान लेना चाहिए। देखिए पीछे लिखा है, यहां वोट चोरी का काम तसल्ली बख्श किया जाता है। वोट चोर चुनाव आयोग का दफ्तर सामने है, और दूसरा यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपमानजनक आपत्तिजनक पोस्टर्स लगाए हैं साहब। ये तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए, इनके सबके चेहरे दिख रहे हैं। वोट चोर चुनाव आयोग का दफ्तर, यहां वोट चोरी का काम तसल्ली बख्श किया जाता है, एक संवैधानिक संस्था को चोर बताया जा रहा है। वोट चोर आयोग, कहीं कुछ साबित नहीं हुआ, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईसी के रुख का समर्थन किया गया है। बिहार में एसआईआर को भी सही माना गया, बल्कि आज तो मतदाताओं के हित में बोला है। लेकिन सारे लोग संभवतः सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं, इन सबके चेहरे आपको नजर आ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए इस पूरे मसले का। एक संवैधानिक संस्था को वोट चोर बताने का काम कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन खुद कैसे सोनिया गांधी, या मैं कहूंगा गांधी परिवार, ये वोट चोरी के चक्रव्यूह में खुद गांधी परिवार फंसता नजर आ रहा है। बात अब इसकी, बिहार चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी को अपनी हार दिखती है, तो आज छटपटाकर प्रोपेगेंडा किंग एक नया भ्रम और भय जनता में फैलाने का काम है। ये जाहिर करता है कि सही कहीं न कहीं इनकी मिली भगत है और ये चुनाव आयोग को बचाना चाहते हैं। ये लोकतंत्र खत्म हो रहा है। ना प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना बिहार के मुख्यमंत्री प्रेस के सामने आते हैं, ना देश का इलेक्शन कमीशन सामने आता है। ये हो क्या रहा है? ये कौन सा तरीका जो है लोगों ने अपना लिया है? हार के भय से वह इतने भयभीत हो गए हैं कि अब चुनाव के मैदान से ही भाग जाना चाहते हैं। मालवीय जी ये भूल गए शायद कि हमने आरोप चुनाव आयोग पर लगाया, भाजपा पर नहीं लगाया, तो चुनाव आयोग को जवाब देने दें। एसआईआर जो है ये बोलते ना हमारे सरों पे लटकी हुई तलवार है। इसीलिए हर जगह पर जनता को, खासतौर से गरीब जनता को, अपना बर्थ सर्टिफिकेट, जो डॉक्यूमेंट्स है उसको निकाल के तैयार रखना चाहिए। हम तो चाहते हैं ओपन ट्रांसपेरेंट जांच हो। हमने ये भी आरोप में लगाया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमने कहा ये आंकड़े हैं, इसकी जांच करिए, जांच करने को तैयार नहीं। तो ये इलेक्शन कमीशन क्या छुपाना चाहता है? लोग बाइकआउट कर देंगे भाई, बांग्लादेश में देखा ना क्या हुआ। इसलिए तो हाथ जोड़ के हर बार कहते हैं चुनाव आयोग से कि बांग्लादेश के चुनाव आयोग को अपना आदर्श मत मानो। देखिए ये कागज मेरे हाथ में है, ये बीजेपी की तरफ से आज जारी किया गया। अब इसी को परिवार, गांधी परिवार पर अब तक का सबसे बड़ा एटम बम बताया जा रहा है, वोट चोरी का एटम बम। खुद सोनिया गांधी फंस सकती हैं। अब यही बीजेपी कह रही है कि इसीलिए कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही थी शुद्धिकरण की प्रक्रिया का। यही वजह थी क्यों कांग्रेस पार्टी, खासकर राहुल, प्रियंका, सोनिया गांधी परिवार वोटर लिस्ट सुधार का सबसे ज्यादा विरोध कर रहे थे। उसकी वजह पता चल गई है, शायद ये क्योंकि बीजेपी के आरोपों के मुताबिक सोनिया गांधी खुद वोट चोरी कर चुकी हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट स्क्रीन पर आ गया। इसलिए वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण का इतना खुलकर विरोध किया जा रहा है
यहां तक कि चुनाव आयोग को धमकियां दी जा रही हैं। सोनिया गांधी भारत की नागरिक बनी 1983 में। ठीक है, ये देखिए आप, ये जो डॉक्यूमेंट आपके सामने है ये 1980 का है मेरे हाथ में, 1980। इसमें सबसे ऊपर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी। सोनिया गांधी चौथे नंबर पर नाम लिखा हुआ है। ये 1980 इलेक्टोरल रोल्स, यानी कि 1980 में सोनिया गांधी वोटर बन गई, नागरिक कब बनी? 1983। ठनका दिमाग। आप कहेंगे साहब ये कैसे हो सकता है? जो भारत का नागरिक ही नहीं है वो वोटर कैसे हो सकता है? नागरिक बनने से पहले क्या वोटर बन गई थी सोनिया गांधी? यही राहुल के एटम बम के जवाब में बीजेपी का नागरिकता बम, गांधी परिवार पर अब तक का सबसे बड़ा नागरिकता बम। अच्छा, इसको ऐसे समझिए, वोट चोरी के आरोप लगाते लगाते गांधी परिवार साहब, मैं कहूंगा खुद वोट चोरी के चक्रव्यूह में फंसता नजर आ रहा है। राहुल के बाद सोनिया गांधी, दावे के मुताबिक खुद सोनिया गांधी फर्जी वोटर कार्ड बनवा चुकी हैं, एक नहीं दो बार। सुनिए दावा क्या है, आरोप क्या है। बीजेपी का दावा है कि सोनिया गांधी का नाम पहली बार 1980 में, 1980 में भारतीय वोटर लिस्ट में शामिल हुआ सबूत के साथ। 1980। आपका दिमाग ठनक जाएगा साहब ये जानकर कि उनको नागरिकता मिली 1983 में। 1983 में शी बिकेम इंडियन सिटीजन, मतलब सिटीजनशिप, नागरिकता मिली 83। वोटर बन गई नागरिकता मिलने से पहले 1980 में। अच्छा, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? सोनिया गांधी नागरिक तो इटली की थी, लेकिन उन्हें भारत में वोट देने का अधिकार मिल चुका था। अगर ये आरोप सही है तो ये तो जवाब देना चाहिए। ये तो सबसे बड़ा वोट घोटाला है, ये तो इतिहास की सबसे बड़ी चोरी है। बीजेपी का आरोप है साहब कि सबसे बड़ा वोट घोटाला यही है कि विदेशी नागरिक रहते हुए सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में कैसे आया? नाम आया तो आया, भारत के चुनाव में तो भारतीय वोट करेंगे ना, या कोई विदेशी? इटली में पैदा हुई सोनिया गांधी, इटली की नागरिक, भारत की नागरिकता मिली नहीं, एक विदेशी भारत की नागरिक कैसे बनी वोटर लिस्ट में? जनवरी 1980 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो गांधी परिवार की मतदाता सूची में ये सारे नाम हैं: इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी, मेनका गांधी। सोनिया गांधी 1980। पूरा परिवार नई दिल्ली में इंदिरा गांधी के आधिकारिक निवास एक सफदरजंग रोड पर रहता था। ये डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में है। उस समय के पते पर रजिस्टर्ड वोटर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, मेनका गांधी थे। बीजेपी के मुताबिक साथ सोनिया गांधी वोटर कार्ड घोटाला एक नहीं 2 बार किया उन्होंने, और वोट चोरी का सबसे बड़ा चेहरा सोनिया गांधी है स्वयं। ये बीजेपी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि वोट चोरी का सबसे बड़ा चेहरा सोनिया गांधी हैं। 1980 में इटली की नागरिक रहते हुए सोनिया के भारत का वोटर बन जाने को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है। आप सोच कर देखिए साहब, लेकिन ये एक बार नहीं 2 बार। सुनिए, 1980 में शामिल वोटर लिस्ट में ये इलेक्टोरल रोल सोनिया गांधी, 1982 में उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया था। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनिए। लेकिन आरोपों के हिसाब से 1983 में फिर उनका नाम वोटर लिस्ट में दोबारा जोड़ दिया गया। अच्छा, बीजेपी तो आरोप यहां तक लगाती है कि यह दूसरी बार भी नागरिकता लेने से पहले जोड़ दिया गया था, यानी कि दो बार बिना नागरिकता के वो वोटर लिस्ट में आई। बीजेपी का आरोप है कि सोनिया गांधी का यह दूसरा वोटर कार्ड घोटाला इसलिए है क्योंकि, अब सुनिए इसमें पेंच, नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को मिली। ये आपके सामने तारीख है। सोनिया गांधी भारत की नागरिक कब बनी? 30 अप्रैल 1983। जबकि नए वोटर लिस्ट संशोधन में वोटर लिस्ट में शामिल होने की आखिरी तारीख 1 जनवरी 1983 थी। सब गोलमाल है साहब। इसके अलावा बीजेपी ने यह भी सवाल उठा दिया कि साहब सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता लेने में 15 साल का वक्त क्यों लग गया? 15 साल। सोनिया और राजीव जी की शादी 1968 में, सोनिया और राजीव जी की शादी 1968 में हुई। भारत की नागरिकता 1983 में ली, 15 साल। आरोपों के मुताबिक वो नागरिकता लेने से पहले ही भारत की वोटर बन चुकी थी, जो कि कानूनी रूप से तो गलत होगा ना। मतलब भारत के चुनाव में
कोई विदेशी कैसे वोट दे सकता है? भारत का चुनाव तो भारतीय वोट डालेंगे ना। ये तो नियमों के खिलाफ था, असंवैधानिक था अगर ये सब सच है। सोनिया गांधी के खिलाफ आरोपों पर कांग्रेस कुछ भी साफ साफ नहीं बता पा रही है अब, क्योंकि ये तो डॉक्यूमेंट है। कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर ने कहा है कि अगर सोनिया गांधी इटली की नागरिक होते हुए भी भारत की वोटर बन गई तो इसके लिए तो चुनाव आयोग जिम्मेदार है। अच्छा, चुनाव आयोग जिम्मेदार है। और इसी से साफ पता चलता है कि वोटर लिस्ट तैयार करने में कितनी सावधानी बरती जाती है या बरतनी चाहिए। मतलब अगर किसी ने फर्जी ढंग से वोटर कार्ड बनवाया तो भी गलती चुनाव आयोग की, जबकि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होते हुए वोटर कार्ड बनवा लेता है, इलेक्टोरल रोल में शामिल हो जाता है। सोनिया गांधी 83 में भारतीय नागरिक बनती हैं, लेकिन उससे पहले नागरिक बनने से पहले वोटर बन जाती हैं। तो ये जनप्रतिनिधित्व कानून, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 की धारा 31 के तहत अपराध है साहब। ये सुनिए, ये कोई हल्का मामला नहीं है। ये 1 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं अगर ये सब सच है और ये साबित हो जाता है। सवाल है कि चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाने वाले राहुल गांधी का बीजेपी के इस दावे, सनसनीखेज एटम बम, नागरिकता बम, राजनीतिक धमाकेदार आरोप पर जवाब देंगे राहुल गांधी जी? साहब, मैं हो सकता है राहुल गांधी जी को इस बात की पूरी तरह जानकारी ना हो, हमें कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। उनसे क्यों सवाल पूछना? क्योंकि 1980 में सोनिया गांधी पर जब विदेशी नागरिक होते हुए भारत का वोटर बन जाने के आरोप लगे, तब राहुल गांधी जी की उम्र सिर्फ 12 साल थी। वो बच्चे थे। 1980 की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन अब वो चाहें तो शायद मां से, सोनिया गांधी जी से पूछकर वो बता सकते हैं कि क्या माताजी ऐसा था? सोनिया गांधी ने क्या इटली की नागरिक रहते हुए क्या भारत में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया था? शायद वो पूछकर देश को बता सके। सुनिए। 1999 में जब राजीव गांधी जी हारे तो उन्होंने बैलेट पेपर पर ठीकरा फोड़ दिया। वो उस समय कहते थे इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाओ, आज उनके सुपुत्र राहुल गांधी जी कहते हैं कि भाई ईवीएम बंद करो, वापस बैलेट पेपर पे जाओ। और ये एक के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, अनेकों राज्यों और देश में 3 बार लगातार चुनाव हारने के बाद, 90 चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी जी आरोप प्रत्यारोप पर लगातार जारी हैं। उनको लग रहा है कि सरकार पूरी तरह घिर गई है, क्योंकि सरकार जिस तरह से चुनाव आयोग के पक्ष में आई है, या भारतीय जनता पार्टी आई है, या मालवीय जी आ रहे हैं, ये जाहिर करता है कि सही कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत है और ये चुनाव आयोग को बचाना चाहते हैं। इनको तो ये कहना चाहिए था, बीइंग ए राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी, कि ठीक है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, पूरी इसकी छानबीन होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। और बीजेपी साहब पूरा फ्रंट फुट पर खेल रही है, पूरा एटम बम, इतने बम फोड़ रही है। सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा नहीं, अखिलेश यादव तक को लपेटे में ले लिया। कुछ आंकड़े आपको देते हैं जो बीजेपी की तरफ से आज दावा किया गया कि राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में 2 लाख से ज्यादा संदिग्ध वोटर हैं। 2 लाख। 19,000 से ज्यादा ऐसे वोटर हैं जो 1 से ज्यादा जगहों पर वोटर हैं। ये सारे आंकड़े हैं। 71,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके पते फर्जी हैं। 15,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके धर्म और जातियां तो अलग अलग हैं, लेकिन पता एक ही घरों का है। बीजेपी ने बताया कि राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में मोहम्मद कैफ खान नाम का बूथ नंबर 83, 151, 218 हर जगह है। अच्छा, यही नहीं, अखिलेश यादव जिस कन्नौज सीट से जीते हैं उनका आंकड़ा देखिए, वहां पर 2,91,000 संदिग्ध वोटर है। इसलिए तो चुनाव आयोग कह रहा है पूरे देश में कराना होगा SIR। बीजेपी कह रही है साहब कि कन्नौज सीट से जीते अखिलेश जी, वहां पर 2,91,000 संदिग्ध वोटर हैं। 1.5 लाख लोग ऐसे हैं जो मतलब जिनके पते फर्जी बताए जा रहे हैं। 25,000 ऐसे हैं जो अलग धर्म और जातियों के लेकिन एक ही पते पर रहते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा का चुनाव 2.25 लाख वोटों के अंतर से जीते थे, 2.25 लाख। लेकिन बीजेपी के मुताबिक उनके क्षेत्र में 2,90,000 तो संदिग्ध वोटर हैं। तो क्या अखिलेश यादव जी अब इस्तीफा देंगे? वायनाड जहां से खुद राहुल गांधी 2 बार सांसद रह चुके हैं और प्रियंका वाड्रा सांसद है, वहां 20,000 से ज्यादा वोटर ऐसे हैं जिनके कई जगहों पर वोट हैं। 20,000 अभी तो होगा ना SIR यूपी में भी, तो पता लगेगा, सारे वोट कटेंगे। 17,000 से ज्यादा ऐसे वोटर हैं जिनके पते फर्जी हैं। 17,000। 4,000 से ज्यादा ऐसे वोटर हैं जो कई धर्म और जातियों के हैं लेकिन उनके नाम एक ही घरों पर रजिस्टर्ड है। यानी ये सब वोटर, अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, ये सब वोटर, ये वोटर लिस्ट की गड़बड़ियां हैं जिन्हें ठीक करने के लिए बिहार में वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हुआ।
और यही होगा अब पूरे देश में, बंगाल में, यूपी में इसी शुद्धिकरण का राहुल गांधी, कांग्रेस और विपक्षी नेता विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर बीजेपी ने कहा है कि क्या कांग्रेस सिर्फ घुसपैठियों के वोट बैंक तक सीमित रहना चाहती है? सुनिए। जो राहुल गांधी जी को और विपक्षी दलों को अपने घुसपैठिए वोट बैंक पर नजर है, उनको बचाना चाहते हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये बार बार कांग्रेस की और विपक्षी दलों की तुष्टीकरण की राजनीति आती है। ये एक वर्ग को देखकर अपना वोट बैंक साधते हैं और उसके लिए किसी भी हद तक भय भ्रम फैलाने का काम करते हैं, झूठे आरोप लगाने का काम करते हैं और एक घुसपैठ करने वाले को संरक्षण देने का लगातार काम पीढ़ी दर पीढ़ी और दशक दर दशक ये कांग्रेस ने करने का काम किया है। मुद्दा क्यों भटका रहे हैं वो? आज उन्होंने कुछ आंकड़े रखे, अनुराग ठाकुर ने। वो आंकड़े थे वायनाड के और कन्नौज सीट के। बोलते हैं साहब यहां भी फर्जी वोट हैं। तो हमारी ही बात साबित कर दी उन्होंने कि चुनाव आयोग पर जो सवाल हमने उठाए, आज वही सवाल अनुराग ठाकुर बीजेपी उठा रही है। तो हमारी बात तो साबित कर ही दी। साहब कुल मिलाकर बीजेपी कांग्रेस दोनों एक ही बात बोल रहे हैं, दोनों एक ही जुबान बोल रहे हैं कि यहां फर्जी वोटर हैं साहब, कुछ मृत हैं, कुछ शिफ्ट हो चुके हैं, इसलिए शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। कांग्रेस भी अब एक तरीके से एसआईआर का पूरा समर्थन कर रही है, बीजेपी भी एसआईआर के साथ है, चुनाव आयोग के साथ है। लेकिन इस चीज को देखिए, सुप्रीम कोर्ट बिहार में एसआईआर का समर्थन कर चुका है, ईसे के रुख का समर्थन कर चुका है। आज भी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, इस प्रक्रिया को मतदाताओं के हित में बताया, बहुत जरूरी है ये साहब। फिर भी कांग्रेस इस बात का प्रदर्शन कर रही है, इसका मकसद क्या हो सकता है? मतलब क्या इस आंदोलन के जरिए लोगों के मन में पूरी चुनावी प्रक्रिया को संदेह पैदा करने की एक कोई कोशिश की जा रही है क्या? डेमोक्रेसी पर डाउट, संविधान पर संशय, जनादेश पर आशंका, पूरे लोकतंत्र पर लांछन लगाने की कोशिश की जा रही है, जिससे संवैधानिक संस्थाओं में लोगों के विश्वास की लिंचिंग हो, ऐसा अविश्वास जिसका रास्ता अराजकता तक भी जाता है, जैसा बांग्लादेश में हुआ। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खतरनाक इरादों के संकेत विपक्ष खुद दे रहा है, डराने वाले हैं। आज विपक्ष के बहुत ही सीनियर महत्वपूर्ण नेता तेजस्वी यादव के विश्वसनीय राहुल गांधी के करीबी मनोज झा ने लगभग धमकी भरे अंदाज में कहा कि वोटर शुद्धिकरण वाली प्रक्रिया पर लोग चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं। देखा नहीं बांग्लादेश में क्या हुआ? बांग्लादेश में क्या हुआ? भारत का चुनाव आयोग बांग्लादेश को अपना आदर्श ना बनाए। भारत को बांग्लादेश वाली धमकी क्यों? आप इसको समझिए। क्या भारत में बांग्लादेश वाले हालात पैदा करने की कोशिश हो रही है? इस तरफ देखिए, इस तरफ देखिए। मनोज झा बांग्लादेश वाली धमकी क्यों दे रहे हैं कि पता है बांग्लादेश में क्या हुआ था? आप जानते हैं बांग्लादेश में चुनाव में धांधली के दावे का इस्तेमाल दंगे भड़काने के लिए हुआ, अविश्वास, अराजकता, अफवाह की आग ने, कुछ आंकड़े हैं कि 843 लोगों की मौत हो गई। 843, ये ऑफिशियल फिगर्स मैं आपको दे रहा हूं। अराजकता फैली हुई, चुनी हुई प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा। भारत में भी यही चाहते हैं क्या? क्या बांग्लादेश की तरह भारत में भी लोकतंत्र के खिलाफ इसी तरह अविश्वास को अराजकता की सीढ़ी बनाया जा रहा है? देखिए कौन है मनोज झा। आरजेडी के वैचारिक गुरु माने जाते हैं। उनका भारत के लोकतंत्र को बांग्लादेश से जोड़ने वाला बयान हैरान करने वाला इसलिए है क्योंकि इसको समझिए, भारत में आरजेडी और बांग्लादेश में तख्ता पलट में शामिल बीएनपी दोनों एक ही टेम्पलेट वाली सोच दिखा रहे हैं, है या नहीं हमें नहीं पता। अच्छा देखिए, आरजेडी बिहार में बहिष्कार की धमकी दे चुकी है, चुनाव बहिष्कार। तेजस्वी यादव ने बोला चुनाव बहिष्कार कर देंगे, समझिए टेम्पलेट। बीएनपी 2024 में बांग्लादेश में हुए आम चुनावों का बहिष्कार कर चुकी है। विपक्षी पार्टियों का भी कहना है कि उसे चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, चुनाव में गड़बड़ी, रिग्ड इलेक्शंस, फर्जी। बांग्लादेश में लोकतंत्र के खिलाफ लैंडमाइन लगाने वाली बीएनपी भी चुनावों को रिग्ड, भरोसे लायक नहीं बता चुकी है। और भारत का विपक्ष भी चुनाव आयोग को बदलना चाहता है। बांग्लादेश में लोकतंत्र को उखाड़ फेंकने वाले कथित बहिष्कार वाली इसी टूल किट की वजह से शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। साहब जिस पार्टी ने 2024 में, इसको समझिए, आप जानते हैं 300 में से 220 से ज्यादा, 223-24 सीटें जीती थी, 222 या 224 के आसपास।
उस पार्टी के नेताओं को 5 अगस्त 2024 को चुन चुनकर मारा गया। प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा। अफवाह, अराजकता की आग ने और अविश्वास की आग ने सैकड़ों लोगों की जान ली। मनोज झा के अलावा आज प्रियंका वाड्रा के करीबी कांग्रेस के नेता अजय राय ने वाराणसी में जो राजनीतिक नौटंकी की ना, वो भी चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था में लोगों का भरोसा तोड़ने के लिए थी। साहब, कोई कहने में हिचकिचाहट नहीं है। वोट चोरी के आरोपों के बीच आज तस्वीर आपको दिखाते हैं। कांग्रेसी ये कहते हुए जश्न मना रहे थे कि वाराणसी तो कांग्रेस के सांसद अजय राय ने जीती है। अजय राय को जीतता देखकर परिणाम बदल दिए गए थे। कांग्रेस ये दावा उस अजय राय के लिए कर रहे हैं जो 35 साल के राजनीतिक करियर में एक लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाए हैं। वाराणसी में जो काम अजय राय ने किया, वही काम दिल्ली में मनोज झा ने किया। चिंता वाली बात यह है कि लोकतंत्र के खिलाफ बांग्लादेशी वाली बद्दुआ या बांग्लादेशी वाली क्रूरता को भारत से क्यों जोड़ा जा रहा है। चुनाव का बहिष्कार करने वाली जो धमकी वोटर शुद्धिकरण विवाद के बीच दी गई, उस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट भी आयोग को क्लीन चिट दे चुका है। क्या ये हार की हताशा है कि अब अपने ही देश में बांग्लादेश वाली बद्दुआ दी जा रही है? सुनिए बयान, किसने क्या कहा। सबसे पहले मनोज झा का बयान आज पूरे देश को सुनना चाहिए। संभवतः इरादे सामने आ गए, सुनिए। लोग बाइकआउट कर देंगे भाई, बांग्लादेश में देखा ना क्या हुआ। इसलिए तो हाथ जोड़ के हर बार कहते हैं चुनाव आयोग से कि बांग्लादेश के चुनाव आयोग को अपना आदर्श मत मानिए। ये सुकुमार सेन आपके प्रथम चुनाव आयुक्त थे। थोड़ा पढ़िए, थोड़ा सीखिए, संवेदना रखिए। ये मरेगी तो बांग्लादेश आपका आदर्श हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे जया बच्चन की, जिनके गुस्से वाले वीडियो में अब कंगना रनौत की एंट्री हो गई है। कंगना ने ना सिर्फ जया बच्चन के व्यवहार पर हमला बोला, बल्कि जया की लाल समाजवादी पार्टी वाली टोपी पर भी तीखी टिप्पणी कर दी। जया जी को इतना गुस्सा क्यों आता है, भड़की कंगना, सुनिए। What is this? What is this? What is this? पिछले 24 घंटे से ज्यादा वक्त से ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। What is this? हर कोई कह रहा है और अपनी अपनी राय रख रहा है। इस तस्वीर की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर इस तस्वीर में अब कैसे एंट्री हो गई कंगना रनौत। अभिनेत्री से राजनीति की नेत्री बनी जया बच्चन के इस वीडियो पर ढेरों कमेंट हो रहे हैं। लोग जया बच्चन को अलग अलग उपाधियों से परिभाषित भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे वायरल कंटेंट उनका है जो खुद अभिनेत्री से राजनीति की नेत्री बनी है। कंगना रनौत ने जया के इस वीडियो पर बहुत ही तीखा हमला बोला है। इस वीडियो के साथ कंगना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, सबसे बिगड़ैल और विशेषाधिकार प्राप्त महिला। लोग उनके नखरे, बेतुकेपन को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करते हैं क्योंकि वो अमिताभ बच्चन जी की पत्नी है। समाजवादी पार्टी की टोपी उनके ऊपर मुर्गे की कलगी की तरह लगती है और वो खुद लाल टोपी लगाकर किसी लड़ाकू मुर्गे की तरह दिखाई पड़ती है। शर्म की बात है। जया बच्चन के वायरल वीडियो के साथ अब कंगना का यह बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल है। कोई कंगना के बयान के समर्थन में खड़ा है तो कोई कंगना पर ही हमलावर है और खरी खोटी सुना रहा है। अब बात करते हैं जया बच्चन के वायरल वीडियो की। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का यह वीडियो है, जहां वोटिंग के लिए कई सांसद पहुंचे थे। इसी दौरान वहां खड़े एक शख्स ने जया बच्चन के साथ सेल्फी लेने की कोशिश की, जिस पर वो भड़क गई और उन्होंने न सिर्फ उस शख्स को हटाया बल्कि धक्का देकर दूर भी कर दिया। जिस वक्त ये सब कुछ हुआ, आसपास कई सांसद मौजूद थे। तस्वीरों में आप प्रियंका चतुर्वेदी और मीसा भारती को भी देख सकते हैं। अब इसी को लेकर लोग जया बच्चन से नाराजगी जता रहे हैं। दरअसल ये कोई पहला वाकया नहीं है जब जया बच्चन ने खुलेआम
और सार्वजनिक तौर पर ऐसा बर्ताव किया हो। दरअसल ऐसा व्यवहार जया बच्चन की आदत में शुमार है। अब इन तस्वीरों को देखिए। करीब 6 साल पुरानी इस वीडियो में तो जया बच्चन सिर्फ इसलिए नाराज हो गई कि किसी ने बिना उनसे पूछे उनकी तस्वीर कैसे क्लिक कर ली। मोबाइल से क्यों ले रहे हैं? नहीं ठीक है, आप मोबाइल से क्यों ले रहे हैं? पूछा मुझसे आपने? नमूज सीखो। डोंट डू दैट। अभी मैंने सुना था। सॉरी, अंग्रेजी है। पिछले साल मशहूर अभिनेता मनोज कुमार की प्रार्थना सभा में भी कुछ ऐसा ही वाकया देखने को मिला, जहां एक बुजुर्ग महिला ने जब उनके साथ तस्वीर खींचने की कोशिश की तो जया बच्चन ने उनका हाथ झटक दिया। इसके अलावा एक फोटोग्राफर को तो बददुआ तक देने के आरोप उन पर लगे थे। जब एक वीडियो वायरल हुआ था उसमें वो कहती नजर आ रही थी कि मैं उम्मीद करती हूँ आप गिरे। I hope you double and fall. I hope you double and fall. यही नहीं, संसद में भी जया बच्चन के व्यवहार को लेकर कई बार सवाल उठते रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले वो सिर्फ इस बात से नाराज हो गई कि सभापति ने उनको जया अमिताभ बच्चन के नाम से बुला लिया। The last speaker on this point, please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? Never carry an impression that only you build reputations. We come here to build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं, कई बार हुआ जब संसद ने जया बच्चन की नाराजगी देखी और चेयर को दखल देना पड़ा। बच्चा देखने नहीं जाते क्योंकि सब कुछ इतना महंगा हो गया है। आप क्या इस इंडस्ट्री को खत्म करना चाहते? प्लीज थिंक अबाउट इट। वी आर वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेइंग इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। नो? Prove that we are not. Do you want to know what I pay for my income tax? Don't talk out of turn. बकवास करते हैं आप लोग। Don't. I'm sorry for using my cool, but you know, this kind of rubbish I don't want to accept. आपका सम्मान आपके हाथों में होता है। जो आपके सार्वजनिक जीवन में आचरण आपके कार्यों और व्यवहार पर निर्भर करता है। आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इससे ही आपका सम्मान निर्धारित होता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जया बच्चन के जिस तरह के वीडियोस सामने आए हैं, जिसमें वो अलग अलग मौकों पर गुस्सा करती या तो आपा होती दिखाई देती, उसने कुछ लोगों को उन पर गुस्सैल, अहंकारी और रूखे व्यवहार वाला ठप्पा लगाने का मौका दे दिया है। उधर दूसरी बड़ी खबर, आवारा कुत्तों पर, किलर कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक तरफ जहां कुछ लोग सुकून की सांस ले रहे हैं तो वहीं कुछ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ये तस्वीरें, ये लोग कुत्तों की आजादी की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया जा रहा है। वहीं फैसले पर खुशी जताने वालों का दावा है कि दिल्ली के लोग इस फैसले से कितनी राहत में, इसका प्रमाण है कि दिल्ली के किसी भी आरडब्ल्यूए ने इसका विरोध नहीं किया है।
आवारा कुत्तों पर मचा कोहराम, सुप्रीम फैसले पर बढ़ा संग्राम। कुत्तों के आतंक की ये तस्वीरें शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी देखी होंगी। रेबीज से तड़प कर मरने की ऐसी खबरें भी शायद सुप्रीम कोर्ट ने सुनी होंगी। शहर शहर गली गली में कुत्तों के आतंक की बातें भी शायद सुप्रीम कोर्ट को पता चली होगी। शायद यही वजह है कि कोर्ट ने किसी याचिका, किसी शिकायत का इंतजार किए बिना इस मामले को स्वतः संज्ञान में लेते हुए एक बड़ा फैसला सुना दिया। I do noble work of feeding animals. That's my mistake. That's my गलती। वो फैसला जिसे लेकर अब समाज में दो फाड़ हो गए हैं। कोई कोर्ट के फैसले से राहत की सांस ले रहा है तो कोई बेजुबानों के अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में कुत्तों को गलियों मोहल्लों से हटाकर शेल्टर होम में डालने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सभी इलाकों से कुत्तों को हटाकर दूर दराज इलाकों में भेजा जाए। पकड़े गए कुत्तों को रिकॉर्ड मेंटेन हो और एक भी कुत्ते को छोड़ा ना जाए। नसबंदी किए गए कुत्तों को भी सड़क पर ना छोड़ा जाए और इस काम में कोई बाधा पहुंचाए तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तथाकथित पशु प्रेमियों से एक तीखा सवाल भी किया और पूछा, क्या ऐसे लोग उन बच्चों को वापस ला पाएंगे जिन्होंने रेबीज की वजह से अपनी जान दे दी है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अपने घर से निकलने वाले हर उस बच्चे के लिए है जिनको भरोसा हो गया है कि उन्हें अपने गली मोहल्ले में अब कुत्तों का डर नहीं होगा। ये फैसला उन माँ बाप के लिए है जिनको भरोसा हो कि घर के बाहर भी उनका बच्चा कुत्तों के आतंक से मुक्त होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध भी तेज हो गया है। फैसले के खिलाफ कहीं कैंडल मार्च निकाला जा रहा है तो कहीं प्रदर्शन किया जा रहा है। फैसले का विरोध करने वालों को भी अलग अलग तर्क हैं। कोई खुद को बेजुबानों की आवाज बता रहा है तो कोई फैसले को गलत बता रहा है, तो कई कह रहे हैं कि ऐसा कर पाना अव्यावहारिक है। कोई इसे पशुओं के प्रति क्रूरता बता रहा है, कोई इसे कुत्तों की आजादी और जीवन शैली पर हमला बता रहा है, कोई इसे पशु जन नियंत्रण नियमों का उल्लंघन बता रहा है तो कोई इसे पर्यावरण के संतुलन बिगाड़ने वाला बता रहा है। It's not an implementable order, beta. All it's going to do is to create a law and order situation. In the last 3 hours, we have received over 3.5 lakh emails from people in Delhi saying, "हम तो लड़ेंगे." Are we going to have fighting in this peaceful, beautiful city? So this is not implementable. सुप्रीम कोर्ट का जो ये ऑर्डर है ये इलीगल है, इलॉजिकल है, इम्प्रैक्टिकल है और इनह्यूमन है। इलीगल इसलिए क्योंकि सरकार ने 2001 से एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स बना रखे हैं जिसमें क्लियरली लिखा है कि डॉग्स को उनकी लोकेशन से मूव नहीं किया जा सकता क्योंकि डॉग्स जो हैं एक टेरिटोरियल एनिमल है। उनको वहाँ से हटाना का मतलब है कि अगर वो किसी और एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे जो फाइट्स हैं फॉर रिसोर्सेज खाने के लिए बाकी चीज़ों के लिए वो बढ़ेंगे। मैं ये कह रही हूँ जो डॉग्स आप उठाएंगे, जब वो डॉग बाइटिंग के केसेस वाले डॉग्स हैं ही नहीं, वो एनिमल फ्रेंडली डॉग्स हैं, लोग उन्हें फीड कर रहे हैं, वो सोसाइटी में रह रहे हैं, आप उनको उठा के एक क्राउडेड प्लेस में आपस में कैद कर देंगे, वो कैसे वहाँ रहेंगे, कैसे सरवाइव करेंगे? और जो ह्यूमन इमोशंस हैं, हम बोलते हैं डॉग्स आर एनिमल फ्रेंड्स, मतलब ह्यूमन के बेस्ट फ्रेंड्स हैं डॉग्स, तो वो सारे डॉग बाइट्स नहीं करते हैं। स्ट्री डॉग्स रास्तों में होते हैं, वो अपने मन से नहीं होते हैं। आज हम फेलियर सबसे ज़्यादा दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का रहा है। उनको सही टाइम पे न्यूटर कर दें, उनके लिए जगह बनाएं, व्यवस्था बनाएं। आज आपने सारा का सारा दोष स्ट्रे डॉग्स पे मर दिया है। ठीक है, उनकी भी, लोगों की भी घटनाएं ऐसी सामने आई हैं जहां पे उनको काटा गया है, पर आज परिस्थिति इस हाल पे क्यों पहुंची? क्योंकि एक नाकाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और एक नाकाम देश की संस्था जिन्होंने उनको इस पे मजबूर कर दिया है, वो नहीं चाहते हैं कि रास्तों पे रहें। एक बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी ने जो जान को खतरा बताया था उस पर अब कांग्रेस का क्लैरिफिकेशन आ गया है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया साहब कि बिना राहुल गांधी को विश्वास में लिए उनके वकील ने ये बात कह दी थी
और मेरे साथ अरुण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अब अरुण, ये भी कहा जा रहा है कि कल इस रिटर्न स्टेटमेंट को विथड्रॉ कर लिया जाएगा, यानी कि राहुल गांधी जी की जान को कोई खतरा नहीं है। निश्चित रूप से आपने एकदम सही कहा। कांग्रेस के जो डिजिटल मीडिया विभाग है उसकी प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने मिलिंद, जो उनके वकील हैं राहुल गांधी के, पुणे की कोर्ट में जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सावरकर वाले मामले में जो उन्होंने बयान दिया था, उन्होंने खुद ये बयान जारी किया है, जिसको उन्होंने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने बिना क्लाइंट यानी बिना राहुल गांधी से बात किए, बिना उनकी सहमति और अनुमति के ये दाखिल कर दिया था मैंने कोर्ट के अंदर ये प्ली, लेकिन चूंकि उनको ये मंजूर नहीं, इसलिए कल मैं इस प्ली को वापस लूंगा। यानी जो खबर चल रही थी कि राहुल गांधी ने अपनी जान को खतरा बताते हुए ये कोर्ट में एक तरह से दाखिल किया है प्ली, उसको वापस ले लेगी उनके जी। राहुल के लॉयर का वर्जन राहुल जी का वर्जन नहीं था, राहुल जी की नॉलेज में नहीं था और लॉयर ने ये कह दिया कोर्ट के अंदर, अब वो विड्रॉ कर लिया जाएगा। कुल निचोड़ एकदम सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि राहुल गांधी कभी इस तरह की बात नहीं करते और कभी वो इस तरह की लड़ाई में कभी झुकते नहीं और कभी अपनी जान को खतरा नहीं बताते, इसलिए उनके वकील को ये प्ली वापस लेने के लिए कहा गया और उन्होंने खुद भी कहा है कि वो कल इस प्ली को वापस ले लेंगे। यानी राहुल गांधी के जान को खतरा होने की जो बात कही थी उनके वकील ने, बिना राहुल से बातचीत की कही थी। सिंधु जल समझौते के निलंबन से फिर बौखलाया पाकिस्तान। हाथ में कटोरा लेकर भारत को आंखें दिखा रहा है पाकिस्तान। मुनीर और बिलावल के बाद अब शहबाज की गीदड़ भभकी। पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए भारत ने सिंधु जल समझौते के निलंबन का फैसला लिया तो पाकिस्तान के पैर उखड़ गए। भारत के इस कड़े फैसले से पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। सिंधु जल संधि को निलंबित करने और पाकिस्तान को मिलने वाले पानी पर रोक लगाने के लिए उठाए गए कदम के बाद वहां के प्रधानमंत्री से लेकर फील्ड मार्शल तक बौखलाहट में खुलेआम जंग की धमकी दे रहे हैं। लेकिन भारत का जवाब साफ है, जब तक आतंक पर लगाम नहीं, पाकिस्तान को पानी नहीं। अब पाकिस्तान के पीएम का छलका दर्द। जल संकट के झुंझलाहट में भारत को धमकी। सिंधु जल समझौते के निलंबन को लेकर भारत ने फैसला तो कई महीने पहले लिया था, लेकिन उसकी कुड़हन पाकिस्तान लगातार महसूस कर रहा है। पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका से भारत को धमकी दी, फिर पाकिस्तान के नाकाम पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने और अब खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत को चेतावनी दे डाली। इस्लामाबाद में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे शहबाज शरीफ ने सिंधु जल समझौते के निलंबन पर कहा, मैं अपने दुश्मन को आज कहना चाहता हूं कि अगर तुमने हमारे पानी को रोकने की धमकी दी तो याद रखो